हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस। आज इसके कंप्लीट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और कंप्लीट आपको समझाएंगे, और ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो सके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जो आप लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, तो हम वो सारे वन बाय वन चैप्टर में सॉल्व करेंगे। और ये इसको हम ऑलमोस्ट 30 टू 40 डेज के अंदर इसको कवर करने वाले हैं। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज इसका पहला लेक्चर है और ये चैप्टर 1 है हमारे पास। तो चैप्टर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैनेजेरियल फाइनेंस। मैनेजेरियल फाइनेंस का आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मैनेजेरियल फाइनेंस और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें देखने वाले हैं। यू गाइड टू अंडरस्टैंड मनी डिसीजंस एंड बिजनेस ग्रोथ। अच्छा, ये बेसिकली जो आपकी मैनेजेरियल फाइनेंस है क्यों यूज की जाती है, फाइनेंस क्यों यूज की जाती है, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो इसको हम आज सीखने वाले हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे मनी के डिसीजंस के लिए और बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो है वो फाइनेंस यूज की जाती है। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट्स को, फीचर्स को और स्कोप, एडवांटेजेस एंड मनी वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये आज की हमारी इस वीडियो में कवर होने वाले टॉपिक्स हैं जो इसको हमने कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से इसकी। अभी ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंस का है कि फाइनेंस क्या होती है, किस तरह से की जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर बेसिक आपको बताने की कोशिश करूं तो फाइनेंस कहते हैं हम पैसा को, और जो रिसोर्सेज होते हैं मनी से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होंगे और जो मनी होगी उसको हम फाइनेंस कहते हैं। कैसे अरेंज किया जाएगा, कब अरेंज किया जाएगा, कहाँ स्पेंड किया जाएगा, इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाएगा, इन सब चीज़ों को आज हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या है। ठीक है, तो फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसे की मैनेजमेंट को हम मनी जो है पैसा है उसकी मैनेजमेंट को हम फाइनेंस कहते हैं। पहली चीज आपने माइंड में ये रखनी है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा, मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को हम फाइनेंस कहते हैं। और उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, अच्छा यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये उसके क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स उससे मिलेंगे, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपके अचीव होंगे। अगर आप अपनी मनी को, पैसे को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करेंगे तो आपके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे। इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं इट इज हाउ मनी इज अर्नड, स्पेंट, इन्वेस्ट वाइजली टू क्रिएट वैल्यू। वैल्यू को क्रिएट करने के लिए उन पैसों की वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, आपका बिजनेस ग्रो करे, उसको हम एनालाइज करने के लिए फाइनेंस इसलिए यूज की जाती है बिकॉज हम ये डिसीजन मेकिंग उसमें करते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाएगा, अर्न किया जाएगा, कहाँ स्पेंड किया जाएगा, किस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम, और ताकि उससे वैल्यू क्रिएट की जा सके। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इसके कॉन्सेप्ट को, कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले है आर्ट एंड साइंस। इसको हम आर्ट एंड साइंस भी बोलते हैं। इसको हम आर्ट एंड साइंस क्यों कहते हैं, आर्ट भी है और साइंस भी है बिकॉज ये डेटा को, एनालिटिक्स को भी यूज करता है और जो है ये लॉजिकल रीजनिंग भी देता है आपको, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। आपको जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, रेशियो एनालिसिस होती हैं, वो आपके पास डाटा आता है, एनालिसिस करने होते हैं आपने। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि साइंस है और आर्ट है, और ये इन दोनों को चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मिला के आपको ये बताया जाता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाया जाता है। फाइनेंस आपको बोथ हैंड से लेके चलती है सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ईजी हो जाता है। ऑलराइट, तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइनेंस इज आर्ट एंड साइंस। अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फाइनेंस, तो आप उसको बता सकते हैं फाइनेंस इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। सो लेट मी राइट हियर, मैनेजिंग मनी, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। उसके बाद हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस कहां पे यूज की जाती है, डिसीजन में, हेल्प इन डिसीजन बिजनेस
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिजनेस के जो डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, कहाँ से कम रेवेन्यू आएगा, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फिर हमारी थर्ड हेल्प कहाँ पे फाइनेंस करेगी, किस लिए यूज़ की जाएगी, स्ट्रेटेजिक टूल्स। स्ट्रेटेजिक टूल्स क्या हैं कि आप प्लान करेंगे पैसा कहाँ से आएगा, रेस कहाँ से करोगे मनी, कंट्रोल कैसे की जाएगी, एंड डिप्लॉय फंड्स, और उन फंड्स को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करोगे, किन किन एक्टिविटीज़ पे यूज़ करोगे, कैसे खर्च किया जाएगा और किस तरह से वो ज़्यादा पैसा बना पाएगा। तो ये है हमारा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया है, और इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इट इज़ अ साइंस एज इट यूजेस डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिकल मॉडल्स टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस। एनालिटिकल मॉडल्स को यूज़ करता है, एनालिसिस करता है, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए, इसलिए हम इसको साइंस बोलते हैं। और आर्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब करवाया था तो आपका एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि साइंस और आर्ट किस तरह से है। ऑलराइट, तो आर्ट क्या है, एज इट रिक्वायर्स जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स इफेक्टिवली इन रियल लाइफ सिचुएशंस, के जो आपके पास डिसीजन मेकिंग आई है, जो आपके पास जजमेंट आई है, एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है, उसको आपने रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कैसे करना है। तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है, बिकॉज ये डाटा और उन चीज़ों को मिला के इसकी बैलेंसिंग की जाती है। तो ये साइंस भी हो गया आपके पास और आर्ट भी हो गया, इसलिए हम इसको साइंस एंड आर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया व्हाट इज फाइनेंस का। नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं स्लाइड को, पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस। हमने व्हाट इज फाइनेंस डिस्कस कर लिया, अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं। ऑलराइट, अ रोबस्टिक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क डिलीवर्स tangible let me see tangible benefits at every level of an organization, from daily operational long term strategy, stakeholder relationship के लिए यूज किया जाता है फाइनेंस को, लंबे टाइम के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाए, फ्रेमवर्क है, टेंजिबल बेनिफिट्स रिसीव होते हैं इससे ऑर्गेनाइजेशन को डेली ऑपरेशंस को रन करने में भी। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन एनएफ है। स्मूथ ऑपरेशंस, फाइनेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। स्मूथ किस तरह से होंगे, फंड्स प्रोवाइड डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड एसेंशियल सर्विसेज। ये आपको फंड प्रोवाइड करता है फाइनेंस डे टू डे की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, और आपको एसेंशियल सर्विसेज जो आपने देनी है उसके लिए आपको फंड चाहिए होता है, जैसे मार्केटिंग आपने यूज़ करनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्मूथ ऑपरेशंस में हेल्प आउट होती है अगर आप फाइनेंस को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, फिर है आपके पास एनकरेजेस ग्रोथ। फाइनेंस के साथ बेनिफिट, दूसरा फाइनेंस को यूज़ करने का दूसरा बेनिफिट क्या है, ग्रोथ इनकरेज होती है, आप बढ़ते हैं आगे, आपका बिजनेस आगे फ्लरिश करता है, एक्सपेंशन में आपको हेल्प मिलती है, इनिशिएटिव्स लेने में, नया बिजनेस खड़ा करने में, नए एनालिसिस करने में, नए एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए नया प्रोजेक्ट लगाने में आपको हेल्प आउट होती है। ठीक है, दैट ड्राइव कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। फिर आपके पास इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग में आपके इंप्रूवमेंट लेकर आता है फाइनेंस आपके। ऑलराइट, किस तरह से डिलीवर्स डाटा ड्रिवन इनसाइट्स फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चॉइसेस एंड रिसोर्स एलोकेशन। अच्छा, अब ये रिसोर्स एलोकेशन क्या है, आपके पास डिफरेंट तरह के रिसोर्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग रिसोर्स भी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, आपके पास जो फंड्स हैं आपने उसको बेटर यूटिलाइज करना है, बेटर वे में यूटिलाइज करना है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके स्टेक होल्डर को और आपकी अर्निंग्स पे। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि बेटर इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन मेकिंग भी आपकी इंप्रूव होती है। मेंटेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। मैनेज इफेक्टिव एंड ऑप्टिमाइज कैश फ्लो ऑफ बिजनेस रेजिलियंस। अच्छा, आपका जो कैश फ्लो होता है ना उसको मैक्सिमम हद तक ये ऑप्टिमाइज करता है, मैक्सिमम हद तक उसको बेटर यूज करता है, इफेक्टिवली यूज करता है, रिस्क फ्री यूज करता है। फॉर एग्जांपल देखें, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, और रिस्क को मैनेज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंस के अंदर। आपकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जब आप यूज कर रहे होते हैं तो डिफरेंट जगह पे आप अपनी इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्स कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को, डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक में लॉस भी हो जाता है तो दूसरे से प्रॉफिट होता है, तो आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाते हैं, आपको लॉस नहीं बियर करना पड़ता। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकर आता है, ये मैनेज करता है रिस्क को। फिर उसके बाद बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अच्छा, इससे इन्वेस्टर का ना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। जब आपकी फॉर्म जो है वो स्ट्रांग होगी, उसमें उसकी जो आप क्या उसको बोल सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग फर्म्स अट्रैक्ट कैपिटल। जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी ना कंपनी, उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और आपको फंड्स देंगे, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे।
सो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी फाइनेंस यूज़ की जाती है और अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं इसके साथ। तो एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने पढ़ा कि फाइनेंस आपको कहाँ कहाँ हेल्प आउट करती है, स्मूथ ऑपरेशंस में, इनकरेज ग्रोथ में, डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट में, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करती है एंड आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस के बाद आ जाएगा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू अप्रिशिएट हाउ फाइनेंस ऑपरेट यूनिफाइड सिस्टम विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमीज में किस तरह से बेटरली ये यूज किया जा सकता है फाइनेंस का सिस्टम। तो दो तरह के हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, एक स्ट्रेटेजिक फोकस होता है फाइनेंस का और एक होता है ऑपरेशनल नेचर का। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फोकस पे। गोल ओरिएंटेड होती है फाइनेंस, क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड क्या है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन। जब भी कोई इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करता है तो उसकी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट हो। तो मैक्सिमाइज वेल्थ, आपकी जो प्रॉफिट है उसकी वेल्थ क्रिएशन है वो मैक्सिमाइज होती है, तो गोल ओरिएंटेड होती है फाइनेंस। सेकेंड है डिसीजन बेस्ड। ये डिसीजन बेस्ड होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिसीजन बेस्ड फैसिलिटीज स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस। अच्छा, ये आपको फैसिलिटेट करता है स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस के डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं आपके पास, तो आपकी स्मार्ट मूव कौन सी होगी, किस प्रोजेक्ट में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेटर होगा, बिकॉज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट को भी फाइनेंस यूज करती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि डिसीजन बेस्ड होती है फाइनेंस आपकी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक गोल है, फोकस है इसका। रिस्क रिटर्न बैलेंस, अच्छा वही मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, हाई रिस्क हाई रिटर्न, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्स हो जाएगी, तो आपको लॉस के चांसेस कम होंगे, आपका रिस्क डाइवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक्स पोटेंशियल प्रॉफिट्स विद एसोसिएटेड रिस्क, तो रिस्क के साथ वो आपका प्रॉफिट भी लेकर आती है। तो ये स्ट्रेटेजिक फोकस है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, फाइनेंस आपको कहाँ कहाँ हेल्प करती है, कहाँ कहाँ हेल्पफुल है हमारे लिए, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशनल नेचर। अच्छा, अगर हम बात करें कि फाइनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की और ऑपरेशनल नेचर में हो तो कैसे हेल्प करेगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है कि डे टू डे आपके जितने भी प्रोसेसेस होंगे, डेली ट्रांजेक्शन्स होंगी, उसको फैसिलिटेट करता है, उसमें आपको हेल्प आउट होती है डेली बिजनेस में। फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव फाउंडेशन, रिलाइज ऑन फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिसिस। क्वांटिटेटिव आपको फिगर्स देता है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे रेशियो एनालिसिस हैं, इनके अंदर आपके पास आप रीड कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और जो एनालिसिस हैं, जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिजनेस की सिचुएशन बता सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि क्वांटिटेटिव फाउंडेशन होती है इसकी। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं फंड लेकर आने के लिए, ठीक है। इंश्योर्स एफिशिएंट फंड एलोकेशन के कहाँ कहाँ फंड को देना है, लगाना है, ये डिसाइड किया जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर के बेहतरीन तरीके से आपका फंड, बेस्ट वे में फंड आपका कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। थ्रू फाइनेंस हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जैसे लाइक मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशंस है। मार्केटिंग क्या करती है कि उसको एक बजट डिसाइड करना होता है कि इस प्रोजेक्ट को मार्केट कितना करना है, कितना बजट होगा, तो फाइनेंस से आएगा, पता चलेगा। एचआर के लिए कैसे फाइनेंस हेल्पफुल रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कि एचआर ने आपको सैलरीज देनी है, आपको बेनिफिट्स देने हैं, आपको बोनसेस देने हैं और एंड ऑपरेशंस डेली आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्ट्स बनानी है या डेली डे टू डे एक्सपेंसेस को रन करने के लिए आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस से ली जाती हैं। तो ऑपरेशनल नेचर में उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव फाउंडेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटरकनेक्टेड, ये चार उसके यहाँ पर आ जाएंगे। और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी स्ट्रेटेजिक फोकस में, गोल ओरिएंटेड, डिसीजन बेस्ड एंड रिस्क। अगर आप ये नेम भी याद कर ले तो मेरा ख्याल है कि आपको ये इजी हो जाएगा। और यहाँ पे इसको याद करने का एक बेस्ट वे ये होता है, आप स्ट्रेटेजिक फोकस है तो आप इसको GDR के साथ याद कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेड, डिसीजन मेकिंग और रिस्क एंड रिटर्न। ऑपरेशनल में भी आप इसी तरह से एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपके पास आ गया स्कोप ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के स्कोप की हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और तो डिफरेंट तरह से फाइनेंस यूज़ की जाती है। पर्सनल फाइनेंस भी होती है, जस्ट लाइक आप अपने घर में भी फाइनेंस यूज़ करते हैं,
ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल पर्सनल फाइनेंस, आप घर में फाइनेंस यूज़ करते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस भी होती है, आप कॉरपोरेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं फाइनेंस को कॉरपोरेट के अंदर, और पब्लिक फाइनेंस जिस तरह गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं। अभी इसके मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। पर्सनल फाइनेंस आप घर से स्टार्ट करें, अपने घर में आप डिफरेंट तरह के पैसे, आपके पास पैसा होता है, आप डिफरेंट तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं और बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, ऑलराइट। तो इंडिविजुअल जो आपकी इनकम होती है, सेविंग्स होते हैं, लोन होता है, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फॉर पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग के लिए आप इसको यूटिलाइज करते हैं ना, तो ये भी एक फाइनेंस है। इसी तरह से कॉर्पोरेट में चले जाएं तो कॉर्पोरेट के अंदर भी जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो फंड्स को डिप्लॉय करती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वो जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके फर्म की वैल्यू को। फर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए, पैसा ज़्यादा और बनाने के लिए, वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, स्टेक होल्डर के पैसे को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो होती है वो डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट फंड्स को, ताकि उससे बेनिफिट लिया जा सके। देन पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस क्या है, गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है, फंड्स इकट्ठे करती है, बिकॉज कि वो उसने गवर्नमेंट को एक रन करना है, सिस्टम को रन करना है। हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट एंड एलोकेट फंड्स थ्रू टैक्सेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विसेज, कि वो किस तरह से टैक्स इकट्ठा करती हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए ये काम कर रही होती हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कोप ऑफ फाइनेंस क्या है, तो यू कैन टेल कि स्कोप ऑफ फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस 3 तरह का लेवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि पर्सनल, कॉर्पोरेट और पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल हाउस होल्ड से स्टार्ट होती है, कॉर्पोरेट फिर इसी तरह से, ओके। नेक्स्ट अब मूव करते हैं मनी कॉन्सेप्ट के। थोड़ा सा मनी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कहाँ से जनरेट हुआ, क्या होता है और किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। आपको पहले भी पता होगा मनी होती क्या है, पैसा होता क्या है। मनी इज एनीथिंग जर्नली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जैसे पुराने वक्तों के अंदर बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें मिलती थी, ठीक है, लोग एक्सचेंज करते थे। अब पैसा आ गया, करेंसी नोट्स आ गए, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अनेबलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ताकि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ट्रांजैक्शन आपने करनी है या वैल्यू मैयर करनी है, वैल्यू मैयरमेंट के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, और आप उसको कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको आप पैसा कहते हैं, मनी कहते हैं, ऑलराइट। इसको वन बाय वन भी हमने यहाँ पे लिख दिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। पैसे के बदले आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ चीज़ों का आपने लेन देन करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है, तो आप पैसे के अगेंस्ट कर सकते हैं। पेमेंट स्टैंडर्ड, एज अ पेमेंट स्टैंडर्ड भी यूज़ किया जाता है। एनेबल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, आपने किसी को पैसे देने हैं, कोई डेफर्ड पेमेंट करनी है, कोई लोन है, कोई बिल पेमेंट है, तो वो सारी की सारी क्या है, आपकी पेमेंट स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसकी एक वैल्यू होती है, एक सर्टेन वैल्यू होती है ना पैसे की। 500 के का नोट है आपका, 1000 का है, 100 का, उसकी सर्टेन वैल्यू है। तो प्रिजर्व परचेजिंग पावर और अक्रॉस टाइम। अच्छा, इसकी परचेजिंग पावर होती है, टाइम के साथ साथ वो कम या ज़्यादा होती है। जैसे जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। और बाकी अभी आप ये समझ लें कि परचेजिंग पावर होती है, क्रॉस टाइम आपकी ये अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। उसके बाद इसको एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट भी कंसिडर किया, एज अ यूनिट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड्स कॉमन मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर वैल्यू, एक कॉमन मेजरमेंट है कि अगर आपने किसी चीज़ को वैल्यू करना है, मैयर करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पे ये यूज़ की जाती है। तो ये सारे उसी के नेम है कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पेमेंट स्टैंडर्ड है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, एक यूनिट के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। इसके बदले आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर का आप आइडिया लगा सकते हैं। इकोनॉमीज डिफाइन करती हैं कि क्या मनी की वैल्यू क्या होगी, अप एंड इन्फ्लेशन कितना है, ये सारी चीज़ें मिल के फिर उस मनी की वैल्यू को जनरेट किया जाता है, मनी का पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस, कि मैनेजेरियल फाइनेंस का रोल क्या होगा, ओके, फाइनेंस के अंदर। तो सबसे पहले ये है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि आपको फोरकास्ट फाइनेंशियल नीड्स एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, आपने फोरकास्ट करना है, आपने प्लान करना है ऑलरेडी कि फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से यूटिलाइज होंगे, पैसा कहाँ स्पेंड किया जाएगा, किस प्रोजेक्ट में लगेगा। तो ये बेसिकली सबसे पहले प्लानिंग करता है। तो जो फाइनेंस का रोल है, आप कोई भी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करने लगते हैं तो उसमें आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको एक रोल डिफाइन कर। तो मैनेजेरियल जो है फाइनेंस जो है वो बेसिकली एक रोल प्ले करती है। किस चीज़ का रोल प्ले करती है कि वो प्लानिंग करती है उसमें,
फोरकास्ट रेजिंग फंड्स। अच्छा, फंड्स कहाँ से आएगा? आप बैंक लोन लेंगे, आप जो है वो स्टेक होल्डर से पैसे लेंगे, आप जो कोई बॉन्ड इशू करेंगे, इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, इंटरनल सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करेंगे, इंटरनल सोर्सेज जो कंपनी के एम्प्लॉयज या आपके पास जो पैसा होता है उससे जो फंड्स आ रहे होते हैं जो बिजनेस में होते हैं वहीं से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, बैंक से पैसा लेंगे, ठीक है। आप कैपिटल कहाँ से लेकर आएंगे? तो फंड्स कहाँ से रेज किया जाएगा ये प्लान किया जाता है मैनेजेरियल के रोल में। फिर उसके बाद है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कहाँ पे की जाएगी? एलोकेट फंड्स ऑफ हाईएस्ट रिटर्न प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए है आपके पास और प्रोजेक्ट बी है आपके पास। अब आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? इसका जो रिटर्न है वो आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 15% और इसका मिल रहा है आपको 17%, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की है, हाई रिस्क है इसके अंदर और इसमें लो रिस्क है। तो यहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि किस तरह के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके जो फंड्स आ रही हैं। फिर उसके बाद है इन्वेस्टिंग। अच्छा, ये सॉरी इन्वेस्टिंग हो गया। उसके बाद है आपके पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपके पास क्या आता है कि आपने मॉनिटर करना है कि जहां आपने स्पेंडिंग की है, जिस प्रोजेक्ट पे लगाया है, वहां से कितना रिटर्न आ रहा है, कितने आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस पर क्या आ रहा है, वेरिएंसेस कितने आ रहे हैं, बजट एडहेरेंस कितनी है, कितना बजट आपके पास था, कितना एलोकेट किया, कहाँ यूज हुआ, कितना यूटिलाइज किया, क्या बेनिफिट हुए, क्या आरओआई आया उसका, ये हम जो है वह कंट्रोलिंग में डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। इस मैनेजेरियल फाइनेंस के रोल जो है उसमें रिस्क मैनेजमेंट, आपने रिस्क को मैनेज करना है। मैनेजमेंट उसकी रिस्क की करनी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, कि आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। वो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर। तो फिर हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है डिविडेंड्स। इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है कि जो डिविडेंड्स है कितना स्टेक होल्डर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाएगा और कितना रिटेन किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो कुछ पैसा होता है जब कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी इन्वेस्ट करती है कहीं पे, तो वहां से प्रोजेक्ट से पैसे आते हैं, फंड्स आते हैं, वेल्थ जनरेट होती है, तो कुछ शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ को रिटेन कर लिया जाता है फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए, फर्दर कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो भी डिस्कस किया ये है रोल ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस के, फाइनेंस का, मैनेजेरियल फाइनेंस का रोल क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ की जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो, कि मैनेजेरियल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना ये इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साउंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करने में मैनेजेरियल फाइनेंस जो है वो आपको हेल्प करेगी, फाइनेंस बेसिकली हेल्प आउट करेगी डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी में हेल्प करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। लिक्विडिटी के आपके पास कैश रिजर्व्स कितने हैं, कितना पैसा है, कितनी जल्दी किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, कितने कैश पे एसेट्स पड़े हैं आपके पास कि जितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, लिक्विडिटी आपके पास आ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि फाइनेंस बेसिकली है क्या। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लेकर आती है, ऑलरेडी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि ये इंश्योर करता है कि जो आपकी ग्रोथ को इंश्योर करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब किया जाए, उसमें ये इंश्योर करती है फाइनेंस। स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होगा? जब आपके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, जब शेयर होल्डर्स खुश होंगे उससे, तो जो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल आपके पास इन्वेस्ट करेंगे, फिर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कॉन्फिडेंस इंक्रीज इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसे ही इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा आता है, लोग शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी हो गया। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट वे में आपने यूटिलाइज करना है। इम्प्रूव्स बजटिंग एलोकेशन अक्रॉस कंपीटिंग प्रायोरिटीज, जो आपके पास कंपेटिटिव प्रोजेक्ट्स होंगे, कंपीट कर रहे होंगे एक दूसरे से, उनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपने यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, उसको हम कहते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। फिर आपके पास है लॉन्ग टर्म वैल्यू। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है? स्पोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी एंड कंपेटिटिव एडवांटेज इन चेंजिंग मार्केट्स, मार्केट चेंज हो रही होंगी तो आपने उसमें किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाते हैं, अपनी पैसे को, मनी को किस तरह से यूटिलाइज करें, अपने ऑपरेशंस पे कैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कैसे करें, स्पेंड कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, वेरियंस कितना है, बजट कहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए काम करते हैं,
बट वो इन लॉन्ग टर्म आपको नुकसान होता है, लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजरियल फाइनेंस इंश्योर्स एफिशिएंट ऑफ फंड्स मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म फॉर्म एंड शेयर होल्डर वैल्यू। जो फाइनेंस के अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, ओवरऑल मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो जो आपकी फाइनेंस होती है वो बेसिकली आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किस तरह से करना है, उसके जितनी स्ट्रैटेजीज होंगी उसके पे काम करती है और उसी की बेसिस पे ये डिसीजन करती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है, स्टेबिलिटी लेकर आना, ग्रोथ में लेकर आना, प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आना, रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना, लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट करना, ये सब उसकी इंपॉर्टेंस कहलाता है। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास, इसको मैं अगर वाइंड अप की तरफ जाऊं तो ये मैं अगर इसको रिकैप कर दूं, फाइनेंशियल जर्नी जो हमने स्टार्ट की है उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंस को डिस्कस किया, मैनेजमेंट ऑफ मनी को, करियर ऑप्शन मैंने छोड़ दी हैं चूंकि वो बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कहाँ कहाँ करियर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं फाइनेंस के बाद, फाइनेंस को लेके। ठीक है, वो करियर ऑप्शन उसको आप पढ़ भी सकते हैं। एडवांटेजेस है ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट। करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की, कंटिन्यूअस रिस्क रिटर्न बैलेंस करना है। स्कोप डिस्कस किया जिसमें पर्सनल, कॉर्पोरेट और पब्लिक को हमने डिस्कस किया। उसके बाद मनी कंसेप्ट को डिस्कस किया अभी हमने। फिर मैनेजरियल फाइनेंस को डिस्कस किया है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। तो फाइनेंस टीच अस नॉट जस्ट टू अर्न मनी बट टू मैनेज इट स्मार्टली। सिर्फ पैसा अर्न करना ही मकसद नहीं है हमारा, फाइनेंस हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ आपने अर्न नहीं करना, उसको स्मार्टली यूज भी करना है, उसको स्मार्टली आपने सेव भी करना है, उसको स्मार्टली आपने मैनेज भी करना है। इसका नाम फाइनेंस है। इसको अब पूरी सीरीज में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस की बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंस, रोल्स, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन, मनी का कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो इस चैप्टर के जितने बाकी टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे और फिर इस तरह सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि बाकी लोग भी, और आप अगर आपके सजेशंस हैं और आप कोई टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।